हेलो गाइज, हेलो गाइज, हेलो भैंसीज। मेरा फोटो आया, मेरा फोटो आया, मेरा फोटो आया। आया फोटो, आया फोटो। हेलो गाइस, चलो शुरू करें। यूनिट 7 ही चलेगा, नया अध्याय शुरू हो रहा है। यूनिट 7 का चैप्टर नंबर 6 लिखिए सब लोग, और चैप्टर का नाम भी लिख लीजिए, वंशागति का वंशागति का आणविक आधार। अंग्रेजी में बोलेंगे, हाँ लिखिए, मॉलिक्यूलर, MOLECULAR, मॉलिक्यूलर बेसिस, BASIS, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, INHERITEN, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। इसके पहले वाले चैप्टर में आप पढ़े थे लक्षण, कारक, कौन वंशागति के लिए कौन कारक है, लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है, न जीन ले जाता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, मेंडल्स वगैरह। इसमें उसी से जुड़ा हुआ चीज हम पढ़ेंगे। इसमें मूल रूप से हमको पढ़ना है कि वंशागति का आणविक आधार का मतलब, आणविक मतलब अणु, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण लेके जाने वाला पदार्थ है वो कैसा है, अणु है, और कैसा है, कौन है, इसी के संबंध में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन ये सिद्ध कर दिया ये आनुवंशिक पदार्थ ये है वो है, आनुवंशिक पदार्थ क्या है, जैसे डीएनए आ रहे थे, किसने बताया? अभी तो हम लोग बोलते हैं डीएनए, पर कोई तो कोई बताया होगा ना डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि कैसे आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, या फिर आनुवंशिक पदार्थ है कहाँ, मिलता कहाँ है, और यह आनुवंशिक पदार्थ कैसा इसका बनावट है, रचना है। सही है? तो आइए पहले जान लेते हैं। स्टार बना के नीचे लिखेंगे आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, तो नीचे स्टार बना के लिखिएगा आनुवंशिक पदार्थ, स्टार बना के नीचे लिखेंगे आनुवंशिक पदार्थ। जरा नीचे डिटेल में लिख लीजिए, तो जरा आराम से लिखिएगा। लिखिए, सजीव कोशिकाओं में पाया जाने वाला, सजीव नीचे लिखो आनुवंशिक पदार्थ, बाद में लिखना। हाँ, आनुवंशिक पदार्थ गैस लिखिएगा, सजीव पदार्थ क्या लिखे, सजीव कोशिकाओं में पाया जाने वाला वह पदार्थ जो आनुवंशिक सूचनाओं का, वह पदार्थ जो आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह कर, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह कर इसे
अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। सूचनाओं को संग्रह कर इसे अगली पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, कोमा आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। चूंकि यह पदार्थ कोशिकाओं के न्यूक्लियस में, चूंकि यह पदार्थ कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए यह पदार्थ, चूंकि यह पदार्थ कोशिकाओं के न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। नीचे स्टार बना के लिखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल एक जैव अणु है। न्यूक्लिक अम्ल एक क्या है? न्यूक्लिक अम्ल याद रखिएगा, जीवों में पाया जाने वाला एक छोटा अणु जैव अणु है। अगला पॉइंट, न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्ल की इकाई न्यूक्लियोटाइड होता है। अब बात जरा समझो, डाइव हो गया। क्या बोल रहा है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ बोल रहा वह पदार्थ जो हमारी सूचनाओं को ग्रहण कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। सीधी बात, प्रश्न आता है, ध्यान देना। फिर से बोले, आनुवांशिक पदार्थ मतलब आनुवांशिक पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जो हमारी सूचनाओं को, पूर्वजों का, एक पीढ़ी से कितनी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाता है। ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं आनुवांशिक। यह आनुवांशिक पदार्थ है कहाँ, मिलता कहाँ? तो हमारी कोशिका के केंद्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? कोशिका के केंद्र में, न्यूक्लियस में मिलता है। इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल दिया। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक प्रकार का जैव अणु है। एक प्रकार का क्या है? अब ये बना हुआ किससे? न्यूक्लिक अम्ल बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। यानी न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई। न्यूक्लियोटाइड क्या है मन में रखना प्रश्न। अभी पहले इतना जान लो जितना बोले। आपसे पूछा जाएगा न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो दो बात बताइएगा। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। या फिर न्यूक्लिक अम्ल है क्या? कहाँ मिलता है ये? केंद्र में। कहाँ मिलता है ये? किसके केंद्र में? कोशिका के केंद्र। कोशिका के केंद्र। अच्छा, न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना हुआ है?
न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बना हुआ है? उल्टा, न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई बोलते न लोग याद नहीं होगा। ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है, माथा फट के बाहर हो जाए, पहले बता जैसे शुरू से याद करते रहना। अगर शुरू से याद नहीं करोगे बहुत टफ हो जाएगा। धीरे धीरे सब चैप्टर टफ होने वाला है, याद रखिएगा। इसलिए शुरू में जितने देर पढ़ेंगे उतनी देर खोपटा में डाल के जाना। अभी जैसे यहाँ से बाहर निकलो, चचेरा दामाद का फुफेरा फूफा अगर मिल जाए बाहर में तो पूछे नु कहाँ से आ भी रहा, तुरंत बोलवे की पढ़ी तो नहीं आगे रहा, लिखी पढ़े तो नहीं है जो यहाँ खाली जुटे कहाँ जाके नुनू पढ़े पढ़े लिखे बोलेंगे कुछ करेंगे तो आंसर भी होगा कुछ समझदार यस भावनाओं से समझ जाता है। तो फिर ऐसे कर देना, जब जहाँ भोज खाने के लिए जाना, कहाँ जाए नुनू बिदागरी करवाए, समझदार लोग समझ लेगा भोज खाने जाना। यहाँ पढ़े लिखे लोग ओके चलो ध्यान सुना। एक एक चीज अभी से तो फूफा जब मिल जाए ना बाहर और पूछ ले कि जीव विज्ञान में की पढ़ेगा, संजोग से वो फूफा बायोलॉजी वाला ही हमरे से पढ़ी चलो मान तो उसको पता है कि बोल रहे हो तो चैप्टर में। अब बोल तो पूछ दे कि बताओ कौन चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर क्या अब परीक्षा में आवे क्यों सबके परीक्षा में आवे चैप्टर का नाम पूछा क्यों आता है ना बच्चा तो कुछ पूछा जाए मैं चैप्टर का नाम अगर पता नहीं रहेगा तो उसका काम जान पाएंगे बताओ। तो नाम जानना जरूरी है। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा, अब वंशागति बोल रहा है तो हमारा वंश का गति चल रहा है, यानी हमारे खानदान में जो गति चल रहा है तो गति कौन चल रहा है, मैंने को वंश लटका हुआ था में चल रहा है 6 की स्पीड से नहीं, वंश गति चल रहा है मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनरेशन तैयार हो रहा है, जन्म ले रहे हैं नहीं। अब जन्म में हमारे खानदान का जो गति में कौन आ रहा है, अगर बोला जाए चैप्टर के हिसाब से तो लक्षण कौन आ रहा है, लक्षण। उसी लक्षण के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो लक्षण को ले जाने वाला है कौन, वो लक्षण को ले जाने वाला है कौन। तो लक्षणों को जो ले जाने वाला पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपसे पूछ देगा फूफा बोल अनुवांशिक पदार्थ क्या है तो तुरंत बोलना अनुवांशिक पदार्थ फूफा वो पदार्थ होले जो तोरो पूर्वज के तोरो हरो छगर दादा मकर दादा लगर दादा के जे लक्षण तोरो में भी झलकिन दलो सोन रोड तो के वाला और लक्षण जेलो दोन लेकरी का अब वहां जे ले कलो जो पदार्थ के अनुवांशिक पदार्थ बोले जब जा बंदा नहीं रो डैप के की है नहीं घर एक चाचा पीते प्रभात पूछते मोन होते इतनी हो पूछते हैं निकल लो नहीं चाहिए कि चलो तो पढ़ना ध्यान से सुनना। अब आप तुम लोग बोलना अनुवांशिक पदार्थ क्या है बताओ। एक शब्द में सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, लक्षणों को। लक्षण कौन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने वाले पदार्थ को नहीं लिख पाएंगे अपने आप से, रटिए लिखोगे जो मन में आए लिखो, कोई ने काटेगा भगवान की कसम, काट दिया केस कर देना फिर ही लड़ेंगे। गलत लिखवे तो मन काटता है, लिखने का तरीका। अब अनुवांशिक पदार्थ तो बोल दिया, अनुवांशिक पदार्थ वह पदार्थ जो कहाँ मिलता है हमारे शरीर में, किडनी में, फेफड़ा में, ए भाई पूरे शरीर जिससे बना हुआ है कोशिका, उस कोशिका के केंद्रक में नहीं। अब चूंकि केंद्रक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं, केंद्रक न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, इसलिए इसका नाम भी रख दिया न्यूक्लिक अम्ल। अब दिमाग में आएगा कि अम्ल के ना आगे पढ़ रहे, अभी बताएंगे अम्ल क्यों, फिलहाल इतना जानो क्योंकि न्यूक्लियस में मिलता है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। फिर दिमाग में आया कि न्यूक्लिक अम्ल जो है किसी चीज से तो बना ही होगा, तो किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो रहा बात, ऑब्जेक्टिव है। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। तो हम यह कह सकते हैं ना कि भाई न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई कौन, न्यूक्लियोटाइड। जैसे हम बोले कि हमारे शरीर की इकाई कौन, कोशिका, इस घर की इकाई कौन, ईंट। तो हम इस न्यूक्लियोटाइड, क्यों ईंट, ईंट से मिलकर बनाए,
न्यूक्लियोटाइड क्यों? अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना दिया? न्यूक्लिक अम्ल। इतना बात दिमाग में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। अभी चैप्टर का खाली परिचय पात्र बना, सिस्टमेटिक आ जाएंगे धीरे धीरे। हेडिंग क्या लगाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। तो लिखिएगा न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार में न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला लिखिएगा डीएनए और दूसरा लिखिएगा आरएनए। पहला कौन? डीएनए और दूसरा कौन? आरएनए। अब हम जानेंगे आराम से धीरे धीरे डीएनए क्या, आरएनए क्या, आराम से। अभी इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं। यहाँ पर एक बात छूटा था, न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोले? न्यूक्लियोटाइड। अब थोड़ा उसके बारे में पहले पकड़ लेते। तो प्रकार हो गया डीएनए आरएनए, देखेंगे आगे। न्यूक्लियोटाइड क्या है यह जानते हैं। नीचे लिखिएगा न्यूक्लियोटाइड हेडिंग, या ऐसा करो स्टार बना के लिख दो, न्यूक्लियोटाइड। हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में जैसा अच्छा लगे। नीचे लिखिएगा डैश लगा के न्यूक्लियोटाइड लिखिए, स्टार बना के लिखिए, तीर का निशान लगाइए और लिखिए थोड़ा इसके बारे में। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पेंटोज शुगर, लिखे हम, देखो लिखते हैं पेंटोज, ऐसा कर देते हैं। अंग्रेजी में लिख लेना पेंटोज शुगर, शर्करा, शर्करा, कोमा फॉस्फेट, और नाइट्रोजन बेस, हिंदी में नाइट्रोजन क्षार। से मिलकर बनता है। नीचे लिखिएगा स्टार बना के, अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल, इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का
न्यूक्लियोटाइड का बहुलक ब्रैकेट में पॉलीमर होता है। इस प्रकार न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक ब्रैकेट में पॉलीमर होता है। याद रखना ये सब सारा बात। अब बोलता है क्या न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ भाई? पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन छाट। दिमाग में रखना, सब पढ़ने वाले हैं, जितना भी लिख रहे हैं खत्म नहीं हो रहा है, परिचय हो रहा है कि हमें क्लास बन लो चाहिए तो रहस्नी रमजान योग हमें खींच के नाइट्रोजन छाट खींच के सब पढ़ेंगे। क्लियर है ना? ये भी याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का क्या कहलाता है? बहुलक पॉलीमर कहलाता है। क्यों? क्योंकि अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ न्यूक्लिक अम्ल, इसलिए इसको पॉलीमर, पॉलीमर ना अनेक होगा। आगे बढ़े अब। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड जैसे लिखे, इसी तरह से एक और लिखिए न्यूक्लियोसाइड। एक और लिखना स्टार बना के, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड ये क्या? न्यूक्लियोसाइड लिखिए स्टार बना के। इसमें लिखना यह देखो यह पेंटोज शुगर, ये और नाइट्रोजन क्षार, शॉर्टकट में NP, और नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नीचे लगाइएगा हेडिंग, ऐसे हेडिंग ने लगाओ, कुछ नहीं लिखो, मुख्य बात है, लिख के डैश लगाओ, 2-3 पॉइंट लिखो, उसके बाद आज का क्लास करेंगे। लिखिए मुख्य बात है, मुख्य बात है। हाँ स्टार बना के लीजिएगा, तीर का निशान लगाइए और लिखिए DNA अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर, अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड, ये DNA अनेक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। पहला बात, DNA किससे मिलकर बना होता है? जल्दी बोलिए। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड की न्यूक्लियोटाइड, अनेक न्यूक्लियोटाइड, और अनेक न्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? बाद में भी लिखाएंगे, पहले इतना लिखे। अब यहाँ पर एक बात और याद रखना कि DNA को सबसे पहले देखा किसने था, खोजा किसने था? अगला पॉइंट इसी में, DNA का पृथक्करण, तो सब याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। DNA का पृथक्करण, ब्रैकेट में अंग्रेजी लिख लो आइसोलेशन, ISOLATI, DNA का पृथक्करण, आइसोलेशन किसने किया था? वैज्ञानिक को पढ़े तुम लोग? नहीं ना? लिखिए 1869 में एक वैज्ञानिक का नाम था
फ्रेडरिक मेसर, इम्परफेक्ट कॉमन लिखना। 1869 में फ्रेडरिक मेसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऐसे कर लो, रुकना एक मिनट, होल्ड। फ्रेडरिक मेसर नामक वैज्ञानिक, यहां तक लिखे, यहां तक लिखो तो। फ्रेडरिक मेसर नामक वैज्ञानिक ने मवाद की कोशिका में, मवाद, घाव जिसको बोलते हो, घाव, मवाद, घाव की कोशिका में, मवाद की कोशिका में न्यूक्लियस से किया था, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से किया था। सोचो जरा, घाव का कोशिका में वैज्ञानिक भिड़ा हुआ कुछ खोजने के लिए और वहां डीएनए खोजे, बोलो बढ़ महरम पट्टी करके नहीं फेंक देता है हॉस्पिटल में, लोग बाहर में फेंक दिया घाव का वाला पट्टी, उसमें खोज रहा है। वैज्ञानिक ऐसे ना बनता भाई, तो जान दो वो कचरा में वैज्ञानिक ढूंढ रहा है, डीएनए ढूंढ लिया, हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए जितना भी कचरा ढूंढने वाला जाएगा वो ठिकाना, तो वैज्ञानिक निकल जाएगा, तो उसको सम्मान देना, वो ठीक है ना। कल के डेट में इसी में से कोई कचरा में भी भिड़ जाए कि तो बेटा वैज्ञानिक बनी लो कि देखलियो कचरा में कुछ ढूंढे पता चल जाए दिमाग ये खराब है। ए मर्दना देखियो, नहीं ना देखना कचरा कौन सी ढूंढते, हमरा ढूंढते कचरा क्यों। तो ध्यान देना, बड़ा सोचो, वैज्ञानिक तो कोई भी वैज्ञानिक सब सम्मान नहीं है, तब नहीं इतना दुनिया चल रहा है। वैज्ञानिक जब तक कि ओल झोल नहीं सोचेगा, ओल झोल काम नहीं करेगा, तो वैज्ञानिक नहीं होगा। मवाद की कोशिका में ढूंढ रहा है। हम लोग दूसरे का घाव अगर कोई देखता है, सुइया मारता है, वहां दर्द होता है, सुइया भोगे दांत खिंच में तो वहां अगर किसी का चीर फाड़ हो रहा है, चिल्ला रहा है यहाँ आदमी का मारी ले जाऊं कि वो बचा के मार नहीं पता, बड़ा समस्या है। तो वैज्ञानिक बनने के लिए भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। चलिए, तो मवाद की कोशिका में फ्रेडरिक मेसर नामक वैज्ञानिक ने, उसमें भी कोशिका में कहा, न्यूक्लियस में खोजा था। किसको, जल्दी बोलो, अगला पॉइंट बना के लिखिए। मेसर ने डीएनए का नाम, अब इसने क्या नाम दिया, तो लिखो, मेसर ने डीएनए का नाम, हाँ अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, मेसर ने डीएनए का नाम न्यूक्लिन, क्या नाम दिया, न्यूक्लिन रखा। मेसर यानी फ्रेडरिक मेसर ने डीएनए का नाम न्यूक्लिन रखा। अगला पॉइंट और लास्ट, अगला वैज्ञानिक एक और आया, वैज्ञानिक का नाम, अगला पॉइंट भी लिखना, अल्टमान। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल कहा। न्यूक्लिक अम्ल, जो अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल का नाम, डीएनए का नाम किसने दिया, अल्टमान। न्यूक्लिन किसने कहा था, फ्रेडरिक मेसर ने। क्यों कहा कि फ्रेडरिक मेसर ने कोशिका में न्यूक्लियस में देखा था, इसलिए उसने अपने नाम से क्या रख दिया, न्यूक्लिन। फिर बाद में अल्टमान आया, रिसर्च किया, सोचा विचारा, उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लिक अम्ल। यहां तक कोई दिक्कत। आज का क्लास यही खत्म करेंगे, हेडिंग कर लो पहले। न्यूक्लियोटाइड की संरचना, हेडिंग कर लो, न्यूक्लियोटाइड की संरचना। हेडिंग क्या लगाना है, यहां लिख देते हैं न्यूक्लियोटाइड
गाइड की संरचना, और ये सब करेंगे तो कल मिलते हैं कल। आज का कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। मिलते हैं कल। आज चलो चल।